जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस की दिग्गज कंपनी तो है ही, बट हर जगह बहुत ही ज़्यादा चर्चित कंपनी भी है। रीज़न बहुत सिंपल है, बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और जब अपने हाई से कोई स्टॉक 40% तक गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली कंसर्न तो होता ही है कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। इसी चीज़ को लेकर एक डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये वाला वीडियो भी उन्हीं में से ही एक पिक किया हुआ वीडियो है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कंपनीज मैसेज करते हैं ना, मैं उसके ऊपर ज़रूर कंसर्न दिखाकर उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा समय लग जाता है बट ज़रूर बनेगी उसके ऊपर वीडियो। सो एज़ यूजुअल जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले एग्जैक्टली न्यूज़ क्या चल रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, सेकेंडली इसके फंडामेंटल्स एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, और थर्ड इसके टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरह से हमें एनालाइज करना है, कहाँ तक वो कंपनी गिर सकती है और वहाँ पर कहाँ पर रुक सकती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूज़। जेपी मॉर्गन एक बहुत ही दिग्गज कंपनी, एनालिस्ट और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जिन्होंने कहा है कि एचएएल ओवरवेट हो चुका है। मतलब इसको एक ओवरवेटिंग कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि इनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसके वैल्यूएशंस इतने अच्छे नहीं हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, तो ये नीचे आना चाहिए, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। अब क्या होता है, जब ऐसी कोई दिग्गज कंपनी किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल देती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट सेंटीमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ख़राब तो होता ही है। वैसा एक कारण है कि हाँ, एचएएल नीचे गिर रहा है। लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट। अभी फरवरी 2025 की अगर मैं बात करूं तो इन कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन दिया है। वो ये कहा है कि हमारे पास अगले 5 से 6 महीने में जो ऑर्डर बुक है वो 1.3 लाख करोड़ की हो जाएगी। 1,30,000 करोड़ की हो जाएगी ऑर्डर बुक, जबकि इनके पास ऑलरेडी 56,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मतलब 58% की लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 से 6 महीने में, विच इज़ गुड इनफ। तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। पंगा ये है एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं। डिफेंस कंपनी में या रेलवे कंपनी में इनको ऑर्डर अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ज़्यादा। बट पंगा इनका आता है जहाँ पर ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहली चीज़ ही हमें ये देखनी है, ऑर्डर तो बढ़ते रहेंगे, ऑर्डर तो हर 3 महीने में कोई ना कोई आपको बता ही देगा कि ऑर्डर आ गया, बट एट द एंड एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। एग्जीक्यूशन के लिए आपको सेल्स देखनी पड़ेगी, कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग मार्जिन देखने पड़ेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं। इनफैक्ट एपी सिंह जी जो कि आईएएफ के चीफ हैं, वो तो बहुत ही दुखी हैं एचएएल के नाम से भाई। उनके हिसाब से फरवरी 2021 में इन्होंने तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर दिया था, जो कि इनको डिलीवर हो जाना चाहिए था फरवरी 2024, मार्च 2024 तक मैक्स, बट वो डिलीवर अभी तक नहीं हुए हैं। और ये चीज़ बोलने के बाद में उन्होंने ऐसा कटाक्ष करके उनके ऊपर अटैक किया है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे। बोला है कि मेरे को तो इस पर भरोसा ही नहीं है, कंपनी पे, सरकारी कंपनी जैसे चल रही है, कोई किसी का कोई कमिटमेंट का कोई बात ही नहीं है। अब देखो, ये नेगेटिव बात तो है, ये बहुत नेगेटिव बात है। ये पूरा का पूरा किस्सा मैंने ये वाले वीडियो में अपलोड करके रखा हुआ है, जो एचएएल के ऊपर ही बनाया था। आप उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ में इन्होंने एक और पॉइंट बोली, वो ये है कि यार एचएएल पे तो इनको भरोसा नहीं है, अब ये प्राइवेट सेक्टर में जाने के मन में है। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को भी इवैल्यूएट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी टटोलेंगे। तो ये पहली चीज़ तो एचएएल के लिए नेगेटिव बात है। दूसरी चीज़, रिलायंस डिफेंस में है, तो क्या ये एक इंडिकेशन है रिलायंस के लिए? क्या ये एक मार्केट के लिए इंडिकेशन है कि ये लोग भी प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे? अब देखो, ये तो वक्त बताएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी के लेवल पर जो रुझान है मार्केट में, जो पूरा का पूरा सेंटीमेंट्स है डिफेंस को लेके और रेलवेज को लेके, वो ये है कि एज ऑफ नाउ जो करंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारी सरकारी कंपनीज जो है उसको हम थोड़ा प्रमोट करें, उसको एक अच्छे लेवल पे लाए। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई। एक, या तो फिर एचएएल यहाँ से प्रोडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करेगी, काम अच्छा करेगी और जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो दे देगी। सेकंड, उन्होंने नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन में चली गई, जिसकी उम्मीद मेरे को थोड़ी कंपैरेटिवली कम लगती है जो करंट गवर्नमेंट है उसको देखने के बाद। एचएएल ने इसी चीज़ में अपना एक पॉइंट रखा है कि भाई साहब,
हम तुम्हें डिलीवरी कैसे दें। अमेरिका से जो GE इलेक्ट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक्स करके जो कंपनी है, जहाँ से हमने इंजन्स ऑर्डर किए थे, वो नहीं दे रहा है ना यार हमें। जब तक इंजन नहीं आएंगे तो क्या एयरक्राफ्ट दे कैसे तुम्हें? बिना इंजन के चला पाओगे क्या? तो देखो, एक जगह से वो भी इस बात तो सही है, जब उनको पीछे से ही माल सप्लाई नहीं हो रहा है तो ये आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम तो है, तो क्या इसका खामियाजा हम इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ेगा? टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस, बट इसका क्या ये मतलब है कि ये कंपनी खराब हो जाएगी? नहीं, फॉर द टाइम बिंग थोड़ी गड़बड़ है, बट ठीक है, थोड़ा समय गड़बड़ है कंपनी का, कंपनी खराब नहीं है। थर्ड न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HAL और BEML ने एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको पता है क्या, HAL का एक ड्रॉबैक मार्केट में सब लोग बोलते हैं कि HAL रिसर्च नहीं करती है, इन द सेंस रिसर्च के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करती है। इनका फोकस रहता है जो बन गया उसको बनाओ और आगे बढ़ाओ और बाकी बस खत्म, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज बाकी की वर्ल्ड की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छा रिसर्च में पैसा डालती है, काफ़ी हैवी अमाउंट रिसर्च में डालती है और फिर नए नए इनोवेशंस भी करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए BEML के साथ इन्होंने अपना कोलैब भी किया है फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो न्यूज़ वाइज देखा जाए तो यस, AP सिंह जी वाली जो न्यूज़ है, IAF वाली जो न्यूज़ है, वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, अदरवाइज तो ठीक है। JP मॉर्गन ने भी थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्केट किया हुआ है। अब देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड ऑलवेज बाय द फेयर्स एंड ऑलवेज सेल द एक्साइटमेंट। जब मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो ऐसा लगता है माल बेच के निकल जाओ, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग टू एनालाइज, बिकॉज लोग क्या बोलते हैं, अच्छा चल रहा है चलने दो। मेरा मन बोलता है कि अच्छा चल रहा है तो निकल जाओ, जब बुरा होता है तो वहाँ पे बाय करो, क्योंकि एट देन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स तभी पैसा बना पाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है तो एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लें। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज फाइनेंशियल्स। आगे बढ़ने से पहले जो कोर्स है अपना द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसके बारे में डिटेल सुन लीजिए। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। चैप्टर 2 फाइनेंशियल्स। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ ना, तो बेसिकली हमें कंपेयर करना चाहिए दिसंबर क्वार्टर को पिछले दिसंबर क्वार्टर से, मतलब दिसंबर 2023 के क्वार्टर से, और दिसंबर 2024 के क्वार्टर को सितंबर 2024 क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है दिसंबर 23 और दिसंबर 24 का, जिसको हम YOY बोलते हैं। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ 6,957 करोड़ की है दिसंबर 2024 में, जो कि दिसंबर 2023 में 6,061 करोड़ की थी, मतलब मोटा माटी 15% की सेल्स में ग्रोथ हुई है। सितंबर 2024 से अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो 5,970 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़कर 6,957 करोड़ हुई, 17 to 18%। दोनों जगह एग्जीक्यूशन तो हुआ है। पॉइंट ये है, क्या एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है या नहीं। नाउ द पॉइंट इज़, क्योंकि इन्होंने डिलीवरीज नहीं करी है इंडियन एयरफोर्स को, तो वो नेगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर बात करें, दिसंबर 2023 में 1434 करोड़ का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था, वो बढ़कर हो गया 1681 करोड़, विच इज़ गुड, 15% से वो भी बढ़ा है। तो जैसे टर्नओवर बढ़ा है वैसे ही इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है। बट सितंबर 2023 से मैं 24 से कंपेयर करूं तो 1630 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन 1681 हुआ है, मतलब वहाँ पे सेल्स के अनुसार नहीं बढ़ा है। इसका ये मतलब होता है कि आपका सेल्स बढ़ रहा है 17 to 18%, बट आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है 2 से 3%, मतलब यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेटल प्राइजेस पिछले 6-7 महीने में ना बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। इनफैक्ट डॉलर का रेट भी बढ़ा है, तो ये जो कॉस्ट बढ़ जाती है ना, हम नहीं बोलते हैं डॉलर का रेट बढ़ गया तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ गया, इसलिए इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करूं तो दिसंबर 2023 में 1250 करोड़ था, जो बढ़कर अभी 1450 करोड़ हुआ है, विच इज़ गुड, ये ठीक है। बट सितंबर 2024 क्वार्टर में था 1490 करोड़ और अब हुआ है 1433 करोड़, मतलब गिरा है।
अब तुम 2 मिनट सोचो, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर रहा है, मतलब एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है। यही एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हुआ हमारे सामने। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मार्च 2020 में कंपनी प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 89.97% था, 90% था। जो मार्च 2022 में 75% रहा और अभी 71% के करीब करीब है। तो ये अपनी होल्डिंग भी कम करते जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, लोग बोलते हैं सर प्रमोटर की होल्डिंग आपने घटा दी, तो बहुत नेगेटिव बात है। 2 मिनट सोचो, मार्च 2020 में ये शेयर था करीब करीब मुझे जितना ध्यान है 650, 700, 800 रुपये का होगा। एज ऑफ नाउ 5,000 रुपये का हाई बना के अभी नीचे आया है। अब जो वैल्यूएशन पहले 700 रुपये पे मिल रहे थे, अब वो 5,000 पे मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा बनाया है इसमें अगर थोड़ा अपनी शेयर होल्डिंग कम करिए अगर प्रमोटर ने, मतलब गवर्नमेंट ने, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। FIIs इंटरेस्टेड है इसमें। जो मार्च 2020 में 0% थे, मार्च 2022 में 4.5% हुए और अब दिसंबर में 12.5%। गुड इनफ, बढ़िया चल रहा है। DIIs पहले 8.5% थे, फिर 17% हो गए और अभी वापस 8% है, कम हुए हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 8% ही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है यार। अब एक ईमानदारी से बात बताता हूँ, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज है डिफेंस में, ये वाली कंपनी मेरी वन ऑफ माई फेवरेट है। अब यार मुझे पसंद है, फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, ठीक है। अभी कंपनी का समय गड़बड़ आया है, बट मैं है तो भाई इंडिया में पैसा लगाओगे तो किसके बेसिस पे लगाओगे। अभी मोदी सरकार अच्छी चल रही है, BJP सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा काम कर रही है। तो मेरा तो फोकस पैसा बनाने की बात करूँ तो ठीक लग रहा है मेरे को। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ टेक्निकल्स। अब टेक्निकल्स के लिए आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आपके स्टॉप लॉसेस कैसे लगेंगे। सबसे पहली चीज़, जब तक ये 3540 रुपये को क्रॉस नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में नहीं आएगा। अभी ट्रेंड थोड़ा बेयरिश चल रहा है। 3380 इसका एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे गया तो 3050 के नीचे अगर जाता है तो दिक्कत आएगी। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको बहुत क्लियर विजन दिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए। और बाकी अगर आपको सीखना है तो लॉजिकल इन्वेस्टर अपना जो कोर्स है वो तो है। मैं एज ऑफ नाउ HL में इन्वेस्टेड हूँ। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल इन्वेस्ट मोर, क्योंकि मेरे को कंपनी बहुत पसंद है, डिफेंस की दिग्गज कंपनी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और कमेंट करके बताओ आप इन्वेस्टेड हो गए HL में, और तो और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।